आप सभी प्रशिक्षु अध्यापक एवं अध्यापिकाओं को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। दोस्तों, सबसे पहले तो आप यही बताइए कि आप सभी लोग कैसे हैं और कैसी आप लोगों की प्रिपरेशन चल रही है। ठीक है, क्या जो मटेरियल आपको डेली बेसिस पर मिल रहा है वो सफिशिएंट है या फिर कुछ और इंक्रीमेंट क्लासेस में करना चाहिए या फिर इतना काफ़ी है? तो अपने व्यूज़ ठीक है ज़रूर मेरे साथ आपको कमेंट बॉक्स में शेयर करने हैं। तो चलिए अब हम बात करेंगे। आज हमने एक टॉपिक डिस्कस करना है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत बार आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हैं लगातार, ठीक है, उनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो उनकी प्रैक्टिस करते करते हमें कुछ टॉपिक्स ऐसे मिलते हैं जो कि हर बार आपके एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। तो हम उन्हीं टॉपिक्स को चुन करके एक अलग सेशन रखते हैं और उसमें जो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स होते हैं, आपके सबसे हाईलाइटेड टॉपिक होते हैं, जिनको एग्जामिनर बिल्कुल भी नहीं छोड़ता है, वहाँ से कोई ना कोई आपको क्वेश्चन ज़रूर मिल जाता है। तो ऐसे ही टॉपिक्स को हमने सेलेक्ट करना है और उन्हीं को सबसे ज़्यादा अपना मजबूत बनाना है। तो उसी तरीके से आज हमने एक टॉपिक उठाया है जिसके बारे में हम बात करेंगे। आज हम कवर करेंगे आपका पेपर 1 यानी वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, जो कि 50 नंबर का आता है, बहुत ही मार्क्स गेनिंग सब्जेक्ट है। तो इसके अंदर आज हम दो टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। पहला है, इसमें शामिल है, पहला टॉपिक है शिक्षा और समाज, ठीक है, और शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक। यहाँ से आपके शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादातर बनते हैं और उन्हीं को हम देखेंगे। बिल्कुल आपका बेसिक से क्लियर होगा ये टॉपिक। ऑलराइट गाइस, तो हैंड रिटन नोट्स है, आपको बहुत अच्छे से सब कुछ निचोड़ मिलने वाला है, समझ में आने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी किए। बहुत छोटे से सेशन में हम इसको कवर करेंगे और आपको क्लास को लास्ट तक देखना है ताकि आपको कोई भी अच्छा टॉपिक मिस ना हो, ठीक है। आपसे बस यही चाहिए कि आप क्लास को पूरा लीजिए, तभी आपका बेनिफिट है, नहीं तो आना जाना तो लगा रहेगा, कोई फ़ायदा उस चीज़ से नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम बात कर रहे हैं सबसे पहले टॉपिक जिसका नाम है शिक्षा और समाज। पहले हम इसी के बारे में जानेंगे कि आखिर इसका अर्थ क्या है, समाज की क्या अवधारणा है और समाज का रोल क्या है शिक्षा में। आपका ये खंड 6 का चैप्टर 1 आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ये आपका, अगर चाहे तो सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको देख सकते हैं। तो इसके बारे में चलिए सबसे पहले हम जानेंगे समाज की अवधारणा तथा अर्थ, ठीक है। समाज की अवधारणा तथा अर्थ हम सबसे पहले इसमें बात करेंगे। दोस्तों, व्यक्तियों से समाज बनता है और समाज से ही व्यक्ति की पहचान भी है। बिना समाज के व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं होता है, क्योंकि मनुष्य कैसा होता है, एक सामाजिक प्राणी होता है, ठीक है। मनुष्य के समस्त हितों की पूर्ति के लिए समाज की आवश्यकता होती है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अतः समाज के अभाव में मनुष्य से या मनुष्य का कोई भी अस्तित्व नहीं रह जाता है। व्यक्ति की सभ्यता और संस्कृति का आधार भी समाज ही होता है। अब आपको पता चल जाता है समाज की अवधारणा के बारे में या अर्थ के बारे में। आप जानते हैं समाज का कितना महत्वपूर्ण रोल होता है एक आप कह सकते हैं एक व्यक्ति की ज़िंदगी में, क्योंकि बिना समाज के जीवन का कुछ अस्तित्व नहीं है, संभव नहीं है जीवन, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ठीक है, एक सोशल एनिमल है। अब चलिए, अब हम जानेंगे समाज की परिभाषाएं, जो कि आपके एग्जाम में अक्सर पूछ ली जाती है। तो एक ही परिभाषा लिखी है मैंने, बहुत ही सिंपल और सरल है, आपको बहुत जल्दी याद होगी। तो आप चाहे दोस्तों, चलिए रहने दीजिए, आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको इसकी PDF प्रोवाइड कर दूँगी टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए, ऑनलाइन शिक्षण DLED टेलीग्राम ग्रुप का नाम है। तो चलिए अब बात करते हैं समाज की परिभाषा क्या होती है। और ये परिभाषा हम किसके अनुसार देखेंगे, ओटावे के अनुसार, ठीक है। ओटावे के अनुसार समाज की परिभाषा क्या है, समाज एक ऐसे प्रकार का समुदाय अथवा समुदाय का अंग है जिसके सदस्यों में सामाजिक चेतना के साथ साथ सामान्य उद्देश्य एवं मूल्यों के कारण एकता होती है, ठीक है। समझ आई ना बात, मैं क्या कहना चाहती हूँ यहाँ पर। इन्होंने कहा है कि समाज एक प्रकार का ये समुदाय है, या फिर कह सकते हैं समुदाय का अंग है, जिसके सदस्यों में सामाजिक चेतना के साथ साथ सामान्य उद्देश्य होते हैं और मूल्यों के कारण एकता होती है, यानी जो उनके मूल्य होते हैं उनके कारण उन सभी में एकता होती है।
अब चलिए बात कर लेते हैं शिक्षा और समाज के बीच में क्या संबंध है। इसके बारे में जानना बेहद ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से कई सारे प्रश्न आपको आपके पेपर में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, शिक्षा और समाज में क्या संबंध है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे ज़्यादातर। तो इसके बारे में भी चलिए बात कर लेते हैं। शिक्षा और समाज का संबंध क्या है। शिक्षा तथा समाज का अटूट संबंध है। वैदिक कालीन समाज में प्रारंभिक शिक्षा का स्वरूप नैतिकता एवं आध्यात्मिकता से युक्त था। शिक्षा धर्म की सहगामिनी थी। ठीक है, शिक्षा क्या थी, धर्म की सहगामिनी थी, यानी एक दूसरे के बिना इनका कुछ भी अस्तित्व नहीं है, दोनों का अटूट संबंध है। समाज से ही जो है शिक्षा मिलती है, ऐसा भी कह सकते हैं हम, या फिर शिक्षित लोग ही एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं। तो इन दोनों के बीच में एक बहुत ही मजबूत संबंध है। ये तो हमने बात कर ली इसके संबंध के बारे में, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि भारतीय समाज के लिए शिक्षा की क्या आवश्यकता पड़ती है या शिक्षा के आवश्यक मूल्य क्या है भारतीय समाज के लिए, पूछा अगर आपसे जाता है तो बहुत आसान है। सब कुछ आपको शॉर्ट नोट्स के थ्रू समझाया जाएगा, आपको कुछ भी ज़्यादा इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पहला अगर बात करें भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों की शिक्षा। ठीक है, भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों की शिक्षा इसका मूल्य है, यानी जो शिक्षा दी जाती है वो संस्कृति से संबंधित होती है भारत में। आगे बात करें लोकतंत्र के अनुकूलित नागरिक बनाना। शिक्षा का उद्देश्य ही यही है कि कोई भी व्यक्ति एक अच्छा नागरिक बने सबसे पहले, उसके बाद बाकी चीज़ें आती है। उसका जो कह सकते हैं हम कि व्यावसायिक शिक्षा बाद में आती है, पहले तो उसका एकमात्र और सबसे अच्छा उद्देश्य होता है कि उसको एक अच्छा नागरिक बनाना। ठीक है, शिक्षा का सर्वप्रथम यही उद्देश्य है कि मनुष्य को एक अच्छा नागरिक बनाना। और क्या हो सकता है, धर्मनिरपेक्षता की भावना उनमें जागृत करना शिक्षा की मदद से। ठीक है, आधुनिकीकरण करना, यानी जिस तरह का माहौल होता है समाज में समय के अनुसार चीज़ों का बदलाव होना, आधुनिकीकरण उनमें आना। और सबसे एक और अच्छा पॉइंट है जो है चारित्रिक विकास, यानी उनके चरित्र का विकास करना भी शिक्षा का आवश्यक मूल्य होता है। चीज़ें समझ में आई, ये 4-5 पॉइंट है, आपको ध्यान रहेंगे कि क्या क्या इसके आवश्यक मूल्य हो सकते हैं। ठीक है, यहीं से आपके दोस्तों बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं। आप कई दिनों से लगातार प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं तो आपको अभी तक ये चीज़ें समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, और दोस्तों मैंने आपको देखा है, क्योंकि मैं जब लाइव क्लास लेती हूँ प्रैक्टिस सेट से आपके सोल्व करवाती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि बहुत ज़्यादातर बच्चे क्या होते हैं कि बहुत कम समय के लिए वीडियो को देखते हैं, बहुत कम समय के लिए क्लास को लेते हैं, पूरी क्लास नहीं लेते हैं। दोस्तों उसमें आपको कोई फ़ायदा नहीं है, सच बता रही हूँ, आप अपना बहुत बड़ा लॉस कर रहे हैं। क्लास को पूरी लिया कीजिए, क्योंकि उसमें ज़्यादातर क्या होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही मैं रखती हूँ। आलतू फालतू की चीज़ें तो उसमें बिल्कुल मैं नहीं रखती, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है इस तरीके की ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को बढ़ा चढ़ा करके दिखाना। तो जो आपके लिए बिल्कुल सही है, सटीक है, वही चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ। इसीलिए मैं एक दिन में ज़्यादा क्लासेस नहीं लाती हूँ, ताकि आपको जितना मिले वो अच्छा कंटेंट हो। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ कि अच्छा कंटेंट हो, कम हो और चीज़ों को, सभी चीज़ों को कवर कर जाए। इस चीज़ का मैं ध्यान रखती हूँ। नहीं तो आपको देने के लिए पूरी बुक्स मेरे पास पड़ी है, पूरे मॉडल पेपर्स मेरे पास पड़े हैं, लेकिन जो अच्छा होता है मैं वही आपके लिए चुनती हूँ। तो इतना भरोसा तो आपको रखना होगा और आपको बहुत ही इत्मीनान के साथ सभी क्लासेस को लेना होगा। रेगुलर क्लासेस में रहिए, आपका बहुत फ़ायदा होने वाला है, भले ही आपके कॉलेज में क्लासेस चली हो या ना चली हो। आगे चलिए बात करते हैं, शिक्षा के प्रति समाज के दोस्तों कुछ कर्तव्य होते हैं और यहाँ से प्रश्न भी बनता है। ठीक है, समाज के आप कह सकते हैं कि शिक्षा के प्रति समाज के कौन कौन से कर्तव्य हैं, उनके बारे में भी हम साथ साथ चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला है, समाज का क्या कर्तव्य है, स्कूलों की स्थापना करना। ये एक सामाजिक कर्तव्य है कि भाई एक न्यूनतम दूरी पर स्कूल की स्थापना की जाए, ताकि छोटे बच्चों को वहाँ पर प्राथमिक विद्यालय में जाने के लिए अकेले वो जा सके, सुरक्षित महसूस करे। तो उनके लिए जो है स्कूलों की स्थापना करना समाज का कर्तव्य है। दूसरा है व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था। ठीक है, व्यावसायिक शिक्षा कैसे हो सकती है, जैसे हस्तकला का भी उसमें आप कह सकते हैं पार्टिसिपेशन होना चाहिए, वो चीज़ें भी उनको सिखानी चाहिए।
ठीक है। जैसे कि पुराने ज़माने में हुआ करता था कि साथ साथ उनको हस्तकला या फिर इस तरीके की व्यावसायिक शिक्षा भी दी जाती थी, चाहे वो कृषि से संबंधित हो या फिर बुनाई कढ़ाई, जिसका जिसमें इंटरेस्ट होता था उसको उसी के थ्रू आगे बढ़ाया जाता था। आगे बात करते हैं पुस्तकालयों की स्थापना करना, ये सामाजिक कर्तव्य है शिक्षा के प्रति। आपसे पूछा जाता है, आपको यही 4 पॉइंट्स याद रखने हैं, इससे ज़्यादा आपको रखने की ज़रूरत नहीं है। और लास्ट वन है प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था, ठीक है। यानी अगर कोई अपनी सही उम्र में नहीं पढ़ पाता है, उसे समय नहीं मिल पाता है किसी भी कारणवश, तो वो प्रौढ़ शिक्षा में यानी अपनी अगर उसकी उम्र भी ज़्यादा हो जाती है तो वो तब भी अगर वो शिक्षा लेना चाहता है तो शिक्षा ग्रहण कर पाए। इस तरह की व्यवस्था समाज के द्वारा शिक्षा के प्रति की जानी चाहिए। यहाँ पर दोस्तों आपका इतने में ही आपका पहले चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर का निचोड़ पूरा हो जाता है, ठीक है, शिक्षा और समाज का। इससे ज़्यादा आपको इस चैप्टर में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप बुक में जाकर देखेंगे तो आपको दुनिया भर की चीज़ें मिलेगी, ठीक है। हमको अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है और चीज़ों को उसमें समझना भी है, रटना भी नहीं है। आपको सभी चीज़ें समझाई जा रही है, सिर्फ समझने पर आपको ध्यान देना है, आपको ऑटोमेटिकली सब चीज़ें याद हो जाएगी। चलिए अब दोस्तों चैप्टर नंबर 2 आता है। यहाँ पर आपका खंड ख में पेपर नंबर 1 की ही बात है। तो सेकंड चैप्टर है आपका शिक्षा के प्रभावी कारक, या फिर आपसे पूछ लिया जाता है शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारकों को नाम बताइए या उनको डिफाइन कीजिए, आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो हम हर तरह से इस चैप्टर को कवर करेंगे। इस चैप्टर में हमने सिर्फ यही जानना है शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहला दोस्तों आता है उसका परिवार, ठीक है। परिवार सबसे पहला क्या होता है, उसका परिवार जहाँ वो रहता है। शुरुआत से शुरू करेंगे, बिल्कुल बेसिक से। परिवार होता है सबसे पहले तो परिवार ही उसकी शिक्षा को प्रभावित करता है। किस तरीके से वो हम आगे जानेंगे, अभी सिर्फ हमें पॉइंट्स जानने हैं, ठीक है, जिससे आपके माइंड में एक इमेज सेट हो जाए। उसके बाद दोस्तों बात आती है समाज की। परिवार के बाद जब बच्चा बाहर निकलता है तो उसके आसपास के लोगों से, अपने समाज से उसका इंटरेक्शन होता है, तो वो भी एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है शिक्षा को प्रभावित करने में। कैसे करेगा इसकी बात भी हम आगे करते चलेंगे। तीसरे नंबर पर आता है विद्यालय। विद्यालय का वातावरण या विद्यालय में पढ़ाने वाले अध्यापक, ठीक है, विद्यालय का माहौल, सभी चीज़ें शिक्षा को प्रभावित करती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि विद्यालय भी प्रभावित करता है शिक्षा को। आगे बात करते हैं राज्य। राज्य में व्यवस्था कैसी है शिक्षा को लेकर के, ठीक है, ये सभी चीज़ें भी प्रभावित करती है, शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारकों के अंतर्गत आती है। आगे बात करें जनसंचार, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर ये पूरा लिखना शायद मेरे से मिस हो गया है। ये होता है आर्थिक स्थिति, परिवार की उसके आर्थिक स्थिति कैसी है, यानी वो अपने शिक्षा पर कितना व्यय कर सकता है, ये चीज़ें भी प्रभावित करती है शिक्षा को, ठीक है। ये सभी कारक हो जाते हैं शिक्षा को प्रभावित करने वाले। आपको अभी 12 पॉइंट्स देख लेने हैं, फिर हम इसके बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला क्या है, परिवार, समाज, विद्यालय, राज्य, जनसंचार और आर्थिक स्थिति उसके बालक के परिवार की। अब चलिए एक एक कर इन सभी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले बात करेंगे परिवार की। आपसे दोस्तों क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा जा सकता है कि सबसे पहले तो आप ये बताइए परिवार क्या है, ठीक है। परिवार क्या है ये आपसे पूछ लिया जाता है। अगर इसी क्वेश्चन को दूसरी तरीके से जाने तो आपसे यह भी पूछ लिया जाता है कि परिवार किस तरीके से शिक्षा को प्रभावित करता है। तो आपको दोनों तरीके से इसको जान लेना है, एक ही बार में दोनों चीज़ें आपकी कवर हो जाएगी। सबसे पहले हम जानते हैं कि परिवार क्या है। परिवार वह संस्था है जिसमें बालक का जन्म होता है, विकास होता है और उसी में उसका अंत भी हो जाता है, ठीक है। परिवार में ही तो बच्चा जन्म लेता है। और संस्था क्यों कहा इसको, परिवार को संस्था क्यों कहा है, क्योंकि इसमें आप देखते हैं कि परिवार में काफ़ी सारे लोग होते हैं, दादा दादी, ठीक है, चाचा चाची, मम्मी पापा, और फिर तीसरी पीढ़ी में आ जाते हैं हम सभी बच्चे, ठीक है। तो परिवार एक संस्था होती है, क्योंकि कितने ही लोगों का समूह होता है, तो जहाँ लोगों का समूह होता है उसको हम संस्था भी बोल सकते हैं। तो हम इसी तरीके से इसको डिफाइन करेंगे कि परिवार क्या है। परिवार वह संस्था है जिसमें बालक का जन्म होता है,
विकास होता है और उसी में उसका अंत भी हो जाता है। समाज की प्रथम इकाई क्या होती है? परिवार होती है। अगर आपसे यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि समाज की प्रथम इकाई क्या होती है, तो समाज की प्रथम इकाई क्या होती है? परिवार हो जाती है। इतनी चीज़ें समझ में आई। और परिवार दोस्तों किस तरीके से प्रभावित करता है शिक्षा को, उसके बारे में भी हम जानेंगे। लेकिन एक बार आप देख लीजिए कि परिवार की परिभाषा क्या है। ठीक है, परिवार की परिभाषा आपसे पूछ ली जा सकती है, तो यही बात कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ परिभाषाएं आपको दी गई है जो कि इसी से संबंधित है, इनको हम एक एक कर जान लेते हैं। पेस्टोलॉजी के अनुसार क्या है कि घर शिक्षा का सर्वोत्तम और बालक का प्रथम विद्यालय होता है। यहाँ पर परिवार की बात की जाती है, तो यानी घर की बात हो रही है। घर शिक्षा का सर्वोत्तम और बालक का प्रथम विद्यालय है। ज़्यादा बड़ी तो कुछ बात नहीं है, आप याद रख पाएंगे अगर आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, दूसरा अगर देखें फ्रोबेल के अनुसार क्या कहा गया, इन्होंने कहा माताएं आदर्श अध्यापिकाएं हैं और घर द्वारा दी जाने वाली अनौपचारिक शिक्षा सबसे प्रभावशाली है और स्वाभाविक है। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि यहाँ से प्रश्न कैसे बनते हैं, क्योंकि हमें यही जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि प्रश्न किस प्रकार से आपके एग्जामिनर पूछता है। तो यहाँ दोस्तों आपसे पूछा जाता है, आपको ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको दे दी जाएगी। ठीक है, वेरी शॉर्ट में भी आ सकता है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी, कि घर शिक्षा का सर्वोत्तम और बालक का प्रथम विद्यालय है। यह कथन किसका है या यह परिभाषा किसने दी? तो तब आपको बताना होगा कि यह परिभाषा पेस्टोलॉजी ने दी। बहुत फेमस है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर इस चैप्टर में इंक्लूड की है। अगला क्या है कि माताएं आदर्श अध्यापिकाएं हैं और घर द्वारा दी जाने वाली अनौपचारिक शिक्षा सबसे प्रभावशाली है। यह बात किसके द्वारा कही गई? फ्रोबेल महोदय के अनुसार यह बात कही गई। अब दोस्तों एक और बच जाती है जो कि बहुत छोटी और बहुत प्यारी सी डेफिनेशन है मॉन्टेसरी के अनुसार। मॉन्टेसरी के अनुसार विद्यालय बचपन का घर है। क्या है? विद्यालय बचपन का घर होता है। मॉन्टेसरी के अनुसार यह बात कही गई है और बहुत अच्छा भी है। ठीक है, अब चलिए अगला पॉइंट जो हमारा यहाँ आया था, क्या था? समाज। समाज के बारे में अब हम जानेंगे। परिवार हमने डिस्कस कर लिया है, आगे बारी आती है समाज की। नहीं, परिवार हमने डिस्कस कर लिया है, अब इसके बाद हम विद्यालय की बात करेंगे। ठीक है, विद्यालय की बात पहले करेंगे हम। विद्यालय या हम इसको स्कूल भी कह सकते हैं। इसके बारे में जानते हैं किस प्रकार से प्रभावित करता है। विद्यालय शिक्षा का सक्रिय साधन होता है और जॉन ड्यूवी के अनुसार अगर बात करें तो विद्यालय का ऐसा विशिष्ट वातावरण होता है जहां जीवन के कुछ गुणों और विशिष्ट क्रियाओं एवं व्यवसायों की शिक्षा बालक में या बालक के निहित विकास के लिए दी जाती है। जॉन ड्यूवी के अनुसार क्या कहा जाता है कि विद्यालय क्या है? इन्होंने कहा विद्यालय एक ऐसा विशिष्ट वातावरण है जहां जीवन के कुछ गुण और विशिष्ट क्रियाओं और व्यवसायों की बालक को शिक्षा दी जाती है। ठीक है, उसके विकास के लिए। आगे बात करें तो आगे यहाँ पर कहा गया है रोस के अनुसार विद्यालय वे संस्थाएं हैं जिनको सभ्य मनुष्य के द्वारा इस उद्देश्य से स्थापित किया गया है कि समाज में सुव्यवस्थित और सदस्यता के लिए बालकों की तैयारी में सहायता प्रदान हो। ये दोनों आपको डेफिनेशन सिर्फ ध्यान रखनी है, रटनी नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ ली जाती है या फिर वेरी शॉर्ट में कि यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई, तब आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब कुछ नोट है आपके लिए, कुछ पॉइंट्स है, वे आपको समझना होगा। विद्यालय एक विशिष्ट वातावरण है। ये है, आप कहाँ से आपको पता चला कि विद्यालय एक विशिष्ट वातावरण है? क्योंकि आपने जब जॉन ड्यूवी की परिभाषा पढ़ी तो आपने यहाँ इसका निचोड़ देखा बात का। इन्होंने भी यही बात कही थी कि विद्यालय एक विशिष्ट वातावरण है। ठीक है, विशिष्ट वातावरण का नाम है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। और बालक के निहित विकास का केंद्र है और बालक की सामाजिकता के योग्य बनाने वाली संस्था भी है। तो इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। आगे दोस्तों एक चीज़ और आपसे यहाँ से बन जाती है आपके एग्ज़ाम पेपर में, वो ये है कि विद्यालय की भूमिका क्या है और उसके कार्य क्या है। ठीक है, शिक्षा में क्या विद्यालय की भूमिका क्या होती है? पहला है औपचारिक कार्य। औपचारिक कार्य यानी फॉर्मल वर्क क्या है? तो छात्रों में निर्णय, तर्क, चिंतन, मनन तथा क्रियाशीलता उत्पन्न करना, ये इसके औपचारिक कार्य होते हैं किसी भी विद्यालय के। ठीक है, औपचारिक कार्यों की बात करें तो इन सभी चीज़ों का विकास करना ही विद्यालय का
उद्देश्य होता है कि बालक जो है निर्णय, तर्क, चिंतन, मनन और क्रियाशीलता जो है इन सभी चीज़ों का उसमें विकास हो पाए। और ज्ञान के विकास में योगदान देना इनका औपचारिक कारक है। और छात्रों में चरित्र निर्माण करना, ठीक है, छात्रों में चरित्र निर्माण करना। लेकिन अगर वही बात की जाए अनौपचारिक कार्य की, यहाँ तो औपचारिक कार्य हमने देख लिया कौन कौन से होते हैं। अब बात करें अनौपचारिक कार्य कौन से होते हैं विद्यालय के, तो वे है दोस्तों शारीरिक रूप से क्रियाओं के द्वारा छात्रों को स्वस्थ बनाना। दोस्तों बालक का जब किसी भी विद्यालय में एडमिशन कराया जाता है तो कुछ आप देखते हैं कि उसको फिजिकल एक्टिविटीज़ भी कराई जाती हैं। उनका कोई अलग से उद्देश्य नहीं होता है कि उनके पाठ्यक्रम में शामिल हो, लेकिन उनको शामिल इसलिए किया जाता है ताकि उनका चहुमुखी विकास हो सके, या आप कह सकते हैं सर्वांगीण विकास हो सके, जिसमें कि शारीरिक क्रियाएं भी शामिल होती हैं, ठीक है। शारीरिक रूप से क्रियाओं के द्वारा छात्रों को स्वस्थ बनाना। ऑलराइट, इनमें क्या हो सकते हैं, समाज सेवा, सामाजिक कार्य आदि का भी आयोजन किया जा सकता है। और बालकों में राष्ट्रीय एकता की भावना को भी उत्पन्न किया जाता है। यह सभी हो जाते हैं अनौपचारिक कार्य, ठीक है। ये पाठ्यक्रम से संबंधित नहीं होते, ये अनौपचारिक कार्य होते हैं। आगे बात करते हैं। अब आ जाता है आपका तीसरा पॉइंट जो कि शिक्षा को प्रभावित करता है। वह क्या है, वह हो जाता है दोस्तों समुदाय, जिसको हम समाज भी कह सकते हैं, समाज या समुदाय। समुदाय से तात्पर्य व्यक्तियों के उस समूह से है जो एक स्थान पर समान उद्देश्यों की पूर्ति के लिए रहता है। और समुदाय शब्द को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, कम्युनिटी कहते हैं। यही इसका हिंदी रूपांतरण होता है, जिसका अर्थ होता है, कम्युनिटी का अर्थ होता है पारस्परिक सहयोग, ठीक है, पारस्परिक सहयोग। यह अर्थ है किसका, कम्युनिटी का। दोस्तों इसकी डेफिनेशन आपको एक बार यहाँ पर जानने को मिल जाएगी। समाज की क्या परिभाषा है कि जब भी कभी छोटे या बड़े समूह के सदस्य एक साथ रहते हैं तो क्या होता है, वे किसी भी विशेष स्वार्थ की पूर्ति नहीं करते हैं। ये केवल सामान्य जीवन की दशाओं में रहते हैं और उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम कह देते हैं समुदाय, ठीक है। आप चाहे तो इसकी डेफिनेशन को स्किप कर सकते हैं, इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको ये चीज़ रखनी पड़ेगी याद, ठीक है। और इसमें याद करने जैसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ समझने जैसा है कि समुदाय से क्या तात्पर्य है, व्यक्ति के समूह से जो कि एक ही स्थान पर एक समान उद्देश्य के लिए रहते हैं। और जो है आप कह सकते हैं समान शब्द अंग्रेजी के कम्युनिटी शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है पारस्परिक सहयोग। बस इतनी सी बात है, ठीक है, इतनी सी बात है। अब आगे अगले पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे जो कि है राज्य। राज्य किस प्रकार से प्रभावित करता है शिक्षा को, या किस तरीके से इसको शिक्षा का प्रभावित करने वाला कारक समझा जाता है, उसकी बात कर लेते हैं। राज्य क्या होता है, उसके लिए सबसे पहले हम यही जानेंगे। राज्य का अर्थ राष्ट्र या शासन व्यवस्था में से समझा जाता है। वास्तविकता यह है कि राज्य निश्चित भूभाग में निवास करने वाली जनसंख्या होती है, उसकी शक्तियों का नाम ही ये होता है राज्य, ठीक है, उसकी शक्तियों का नाम है। आप जानते हैं कि राज्य एक निश्चित, आप कह सकते हैं निश्चित भूभाग में रहने वाले जनसंख्या को हम क्या कह देते हैं, राज्य कह देते हैं। कि ये भाई उत्तर प्रदेश है, ये जो है मध्य प्रदेश है, उनके लिए एक जो उनकी आप कह सकते हैं राज्य शक्ति होती है, वही उनके लिए सभी रूल्स बनाती है कि कहाँ कौन सा विद्यालय खोलना है, कहाँ किसमें कितना धन आवंटित करना है, सभी चीज़ें जो है उन्हीं के द्वारा सेटल की जाती है। अब अगर परिभाषा इसकी बात कर लेते हैं, परिभाषा जान लेते हैं साथ साथ, तो वह है गिलिन एवं के अनुसार, ठीक है। यह है राज्य एक निश्चित भूभाग में बसे व्यक्तियों का प्रभुता संपन्न राजनीतिक संगठन होता है। यह परिभाषा हो गई किसकी, राज्य की, ठीक है। क्या है ये, एक निश्चित भूभाग में बसे व्यक्तियों का प्रभुता संपन्न राजनीतिक संगठन है। वही बात की गई है जो कि हमने इसके अर्थ में जाना था। अब चलिए राज्य की भूमिका क्या होती है शिक्षा से संबंधित कार्य में, उसके बारे में यहाँ पर हम जानकारी ले लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, विद्यालय का संचालन और उसकी व्यवस्था कराना, शिक्षा में व्यय की पूर्ति करना, ठीक है, कितना व्यय होना है, कैसे उसका अरेंजमेंट होगा, सभी चीज़ें राज्य की ही जिम्मेदारी होती है। शिक्षा का प्रशिक्षण दिलवाना, ये भी जो है भूमिका होती है राज्य की शिक्षा में। सैनिक शिक्षण, ठीक है, यानी कैडेट्स का निर्माण करना।
आगे नागरिकता का शिक्षण, ये सभी उद्देश्य हो सकते हैं या आप कह सकते हैं कार्य होते हैं राज्य के शिक्षा से संबंधित। अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं जो कि हमारा आ जाता है, यह है जनसंचार साधन या माध्यम, जिनको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं कम्युनिकेशन मीडियम या मीडिया। ये किस प्रकार से शिक्षा को प्रभावित करता है उसके बारे में चलिए जान लेते हैं। शिक्षा के अनौपचारिक साधनों में जनसंचार माध्यमों का बहुत बड़ा योगदान है। कुछ जनसंचार माध्यमों का शिक्षा की दृष्टि से विचार करना उपयुक्त है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, आपको पता होना चाहिए, आपसे पूछ लिया जाता है। इनको दोस्तों मल्टीमीडिया के नाम से भी हम जान सकते हैं, या फिर कम्युनिकेशन मीडिया, जनसंचार माध्यम, कैसे भी करके आपसे पूछ लिया जाता है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर आ सकती है, तो वह कुछ इस प्रकार से है, जैसे समाचार पत्र, ठीक है, समाचार पत्र या फिर पत्रिकाएं हो सकती है, यह अनौपचारिक साधन होती है, ठीक है। आगे बात करें पत्राचार या पाठ्यक्रम कह सकते हैं, रेडियो कह सकते हैं, दूरदर्शन, वीडियो तथा ऑडियो रिकॉर्ड्स, यह सभी क्या होते हैं, कम्युनिकेशन मीडिया होते हैं, जनसंचार के साधन होते हैं। समझ आती है इतनी बात। अब इनके महत्व की बात कर लेते हैं कि इनका महत्व क्या है शिक्षा में, ठीक है। पहला है व्यावसायिक शिक्षा, इनके माध्यम से दोनों व्यावसायिक शिक्षाओं की सूचना हमें मिलती है, ठीक है। और किस तरीके से इन चीज़ों को आपने देखा होगा कि रेडियो पर कुछ कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जैसे कृषि को लेकर के कि किस तरह से कृषि करनी चाहिए, कौन सी फसल उगानी चाहिए, किस समय पर उगानी चाहिए, पूरा प्रशिक्षण दिया जाता है। तो क्या कह सकते हैं, इसको व्यावसायिक शिक्षा मिलती है, ठीक है, व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाती है इनकी सहायता से। अगला है जन समूह को नवीन सूचनाएं देता है, ठीक है। न्यूज़पेपर क्या देता है, नवीन सूचनाएं तो देता है, दिन प्रतिदिन आपको अपडेट करता रहता है। आगे समाज को जागरूक बनाना, और चौथा सबसे महत्वपूर्ण है मनोरंजन करना। ये सभी महत्व होते हैं किसके, कम्युनिकेशन मीडियम के। चीज़ें समझ में आई, ठीक है। तो आज के हमने पूरा टॉपिक्स क्लियर कर लिया है, शिक्षा और समाज के बारे में जाना, और शिक्षा को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं उन सभी के बारे में हमने जान लिया है, ठीक है। सो गाइज, आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पसंद आई है तो लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमको इस तरह की वीडियो और चाहिए, इस तरह की क्लासेस और आपको चाहिए या नहीं चाहिए। इसी तरीके से जो महत्वपूर्ण आप कह सकते हैं कुछ टॉपिक्स होते हैं, उनके ऊपर इसी तरीके से कंटिन्यू किया जाए आगे क्लासेस को, या फिर नहीं, आपके ऊपर डिसीजन है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई है तो फटाफट से अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। एंड थैंक यू सो मच गाइस, आपसे फिर से मुलाकात होगी अगली क्लास के साथ। पूरी क्लास लिया कीजिए और रिवीजन मस्ट है, रिवीजन करते रहिए। आप संडे में एक दिन रख सकते हैं अपना पिछला सब कुछ रिवीजन करने के लिए। तो आज की क्लास में इतना ही, आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।